देखिए बेटा, हमने बात की थी कि अरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी कैन स्टोर सेवरल एलिमेंट्स। द लिमिटेशन इज दैट ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों हम एक अरे में रख लें। आपको सपोज किया, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर आपको सपोज किया है कि स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं और हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि वी विल डिक्लेयर टू डिफरेंट अरेज, वन अरे फॉर नेम एंड अदर अरे फॉर मार्क्स। सही। हमने क्या किया, दो डिफरेंट अरे बनाए। एक अरे में हम ये डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि अरेज कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, और नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है और मार्क्स की डेटा टाइप इंटीजर या रियल होती है। तो मार्क्स और नेम दोनों एक अरे में नहीं आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट अरे बनाते हैं। एक अरे के अंदर हम नाम को स्टोर कर लेते हैं और दूसरे अरेज के अंदर हम मार्क्स को स्टोर कर देते हैं। अच्छा, ये दो डिफरेंट अरेज हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम क्या करते हैं, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हम क्या डिसाइड करते हैं कि जिस स्टूडेंट का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ABCPQRLMN JKL ASD, यहाँ मैंने मार्क्स लिखे हैं 70 80 90 60 50। ठीक है। तो हम ये चीज खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, बल्कि हम इस तरह डेटा स्टोर करते हैं कि जिस स्टूडेंट का नाम हमने इंडेक्स 1 में रखा है, उस स्टूडेंट के मार्क्स भी इंडेक्स 1 में लिखेंगे। यानी नेम 1 एंड मार्क्स 1 दोनों एक ही स्टूडेंट से रिलेट करेंगे। जैसा नेम 1 हमारे पास एबीसी है और मार्क्स 170 हैं, तो हम ये कहेंगे कि एबीसी के मार्क्स 70। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, हमने क्या कर दिया है, इस तरह अपनी स्ट्रक्चर इस तरह बनाई है और डेटा को हमने इस तरह स्टोर किया है कि एक इंडेक्स जो है वो एक ही से रिलेटेड डेटा को शो कर रहा होगा। सपोज किया कि मैंने यहाँ पे क्लास का एक अलग से अरे बना लिया। ठीक है। और इस क्लास के अरे के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ओ लेवल ए एस A2 AS। तो मैं ये कह सकता हूँ कि LMN एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 90 मार्क्स लिए हैं और वो AS में पढ़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे हमने ये एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। जहां पर इंडेक्स सेम था, तो वहां पर हम कहेंगे कि ये एक ही एंटिटी से रिलेटेड डेटा है, एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है। जैसे मैं कहता हूं कि ASD जो है, इसने 50 मार्क्स लिए हैं और ये AS का स्टूडेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ASD का इंडेक्स 5 है, 50 का इंडेक्स 5 है और क्लास का AS का भी इंडेक्स 5 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड। इसमें कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? हेलो बेटा। बेटा बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं ना। वो सर समझ आ गए। हाँ तो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ना। ऑनलाइन में बड़ा मसला होता है ये कि पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट है नहीं है, उसकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप बोलते रहें। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि एबीसी के मार्क्स बताओ, तो आप बोलोगे क्या मार्क्स बोलोगे भाई, एबीसी के क्या मार्क्स हैं? 70। 70। तो इसका मतलब ये हुआ एबीसी एक ही सब्जेक्ट में अपियर हुआ है, एक ही टेस्ट दिया उसने, है ना। अब हमसे कहते हैं नहीं, एबीसी जो है ये हर स्टूडेंट जो है वो 5 टेस्ट दे रहा है या 3 टेस्ट दे रहा है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? अब इसका मसले को हल इस तरह कर सकते हैं हम कि मार्क्स का जो अरे बनाएं, उस अरे में एक कॉलम नहीं हो, उस अरे के अंदर 3 कॉलम हो। एक कॉलम सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स के लिए हो,
दूसरा कॉलम सब्जेक्ट नंबर 2 के मार्क्स के लिए हो और तीसरा कॉलम सब्जेक्ट नंबर 3 के मार्क्स के लिए हो। पहली रो स्टूडेंट नंबर 1 की हो, दूसरी रो स्टूडेंट नंबर 2 की हो, तीसरी रो स्टूडेंट नंबर 3 की हो, फोर्थ रो स्टूडेंट नंबर 4 की हो और लास्ट रो स्टूडेंट नंबर 5 की हो। राइट। और हमने इसके अंदर सपोज कि हमने मार्क्स भी एंटर कर दिए। हमने कहा 80, 85, 90, 60, 70, 75, 90, 90, 90, 80, 80, 90, 70, 80, 90। अब बताएं एबीसी के मार्क्स क्या है? बोलें एबीसी के मार्क्स क्या है? 80, 85 and 90. सॉरी, एबीसी के मार्क्स क्या है बेटा? 80, 85 and 90. हाँ, ये एबीसी के मार्क्स होगा। अच्छा, हमें इनका टोटल निकालना है तो हम एक और अरे बना सकते हैं टोटल का। ठीक है, एवरेज का भी बना सकते हैं। अब टोटल क्या होगा? एबीसी का टोटल क्या होगा? 80, 85, 165 और 90। 165 और 90 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 255, है ना? नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? इसी तरह तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। इसी तरह चौथे स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। इसी तरह फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। इन कॉन्सेप्ट में कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ सर। नहीं। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आप स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट के नाम इनपुट लें। सही है? तो हम ये लूप चला सकते हैं कि डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर। फिर आप चला सकते हैं फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 to 5, इनपुट, इनपुट लेना, एंटर नेम। क्या हो जाएगा अभी? नेम इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स। जी बेटा, कोई इशू इस मसले पे? सर आप इनपुट एंटर नेम के बाद आप नेम इंडेक्स क्यों लिखते हैं? अच्छा, सही सही, नेक्स्ट इंडेक्स क्यों लिखते हैं? ये भी बता देते हैं। अच्छा भी हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक अरे है। इस अरे का नाम है नेम। इसमें 1, 2, 3, 4, 5। सही। अब मैंने कहा फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 5, इनपुट नेम नेक्स्ट काउंट। ये बताएं इस कोड पे कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? मुझे मैसेज लिखना चाहिए था। मैंने लिख दिया एंटर नेम नेम। सही है? अच्छा भाई, यहाँ ये हो गया। अब मैंने कहा नाम इनपुट लो। अच्छा, हमारे पास कितने स्टूडेंट है? कितने स्टूडेंट बेटू? 5। तो नाम किसका इनपुट ले रहे हैं? कुछ हमें पता है? यहाँ पता चल रहा है? हाँ, स्टूडेंट का। स्टूडेंट का तो नाम है, लेकिन कौन से स्टूडेंट का? स्टूडेंट तो 5 है हमारे पास। नंबर नंबर 1,
कैसे मालूम? आप कह रहे हो कि Because पहले स्टूडेंट का नाम है, तो कैसे मालूम? यहाँ तो पता ही नहीं, आपने मेंशन ही नहीं किया, आपने खाली नेम लिखा हुआ है। वो बोल रहा है नेम 1 to 5, तो वो लूप चल रहा है। लूप तो चल रहा है, वो नाम इनपुट ले रहा है, लेकिन रखेगा कहाँ? रखेगा कहाँ? चलें सही, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ आउटपुट नेम, मुझे नाम आउटपुट देना है, तो कौन सा नाम आउटपुट देना है? नाम सपोज कि मैंने इनपुट लेके लिख दिए इसमें, कौन सा नाम इनपुट लेना है, कौन सा नाम आउटपुट देना है? नाम तो हमारे पास 5 है। ऑल 5 ना? ऑल 5 पाओगे तो एक दफा आप आउटपुट दोगे तो एक ही दफा आउटपुट देगा ना। कमांड अगर आप एक दफा लिखोगे तो एक ही जी, आउटपुट देगा, लूप थोड़ी है। नेम के बाद आपको ये नंबर। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, प्लस किस किस स्टूडेंट का जो है आपको नाम आउटपुट देना है। आप अगर कहते हो नेम 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आउटपुट दे रहे हो LMN। अगर आपने लिखा नेम 4, तो इसका मतलब QWE। आपने लिखा नेम 5, तो ASD, है ना? तो ये किससे पता चल रहा है? इस इस नंबर से पता चल रहा है कि आपको किसका नाम आउटपुट देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है? यस। ऐसे ही जब हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो हमें क्या मालूम किसका नाम इनपुट लेना है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किसका नाम, कौन सा नाम इनपुट ले रहे हैं। पहला वाला नाम इनपुट ले रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम ये जो काउंट की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब होगा ये कि जब इस लूप को चलाएंगे हम, जब इस लूप को चलाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, काउंट है और ये नेम है। सही। पहले काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1। आपने इनपुट लिया ABC, ABC क्या होगा, नेम 1 में जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट काउंट करेंगे, नेक्स्ट काउंट करेंगे तो नेक्स्ट काउंट क्या कर देगा, काउंट की वैल्यू 2 कर देगा। तो अब आप जो इनपुट लोगे वो नेम 2 के लिए इनपुट लोगे, यहाँ पे स्टोर करोगे। फिर नेक्स्ट काउंट करोगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो अब जो आप इनपुट लोगे वो इनपुट कहाँ पर आएगा, इस लोकेशन पर आएगा, फिर इस लोकेशन पर आएगा, और फिर इस लोकेशन पर आएगा। आपने कह दिया काउंट की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो ये 1 से लेके 5 तक चल गया। बात समझ में आई? तो जब अरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो अरेज में एक बॉक्स नहीं होता है, अरेज के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो आपको हर सेल का नंबर स्पेसिफाई करना होता है कि आप डेटा इनपुट ले रहे हैं तो किस सेल नंबर के में इनपुट ले रहे हैं, डेटा आउटपुट दे रहे हैं तो किस सेल नंबर से आउटपुट दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं कहता हूं कि दीज आर डिफरेंट सेल्स, तो इन सेल्स को एक्सेस करने के लिए आपको इन सेल्स का नंबर यूज करना पड़ेगा। ये जो सेल्स का नंबर है, जिसको मैंने यहाँ पर काउंट कहा है, बेसिकली इनकी इसकी टेक्निकल टर्म है इंडेक्स। इसकी टेक्निकल टर्म क्या है, इंडेक्स है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 to 5, और फिर हमने कहा था इनपुट एंटर नेम, और फिर हमने यहाँ पे लिखा था नेम के साथ इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स का क्या मतलब था, अभी पूछा था आपने, नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा। पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स की दूसरी वैल्यू पर आएगा। इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक। आपने क्या लिखा, 1 to 5। तो 1 के बाद नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट इंडेक्स 3 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट इंडेक्स 4 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 इस रेंज में नहीं आ रहा है तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? बेटा आप इस लेक्चर को 2-3 दफा यस। नहीं देखोगे, नहीं समझ में आएगा, आप लोगों की बेसिक्स नहीं बनी हुई हैं। ठीक है ना? आप अगर
इन लेक्चर्स को 2-2 3-3 दफा नहीं देखोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आप लोगों की बेसिक्स नहीं है। ये ना पेपर 2 में इनफैक्ट नहीं आता है आप लोगों को। ये रियलिटी है, इससे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है? और बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारा काम करना है। तो जब तक आप इसको बार-बार लेक्चर को नहीं देखोगे, तो प्रॉब्लम होगी। चलें बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए Yes. मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 5। इंडेक्स क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो बेसिकली इंडेक्स नंबर्स हैं। काउंट भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन टेक्निकल टर्म इसकी इंडेक्स है। अच्छा आपके पास, अच्छा अब हमने क्या किया है, कितने कॉलम बना लिए? हमने बना लिए हैं 3 कॉलम्स। तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास 2 इंडेक्स आ जाएंगे। एक इंडेक्स रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक इंडेक्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर किसी अरे में इफ वी हैव 2 इंडेक्स, हाँ, अगर हमारे पास, जैसे मैंने मार्क्स का अरे बनाया, सही, मार्क्स का अरे बनाया, इस अरे के अंदर मैंने 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स को लिखा है, ठीक है? तो अब क्या होगा, तो ये पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये फोर्थ स्टूडेंट के मार्क्स हैं और ये फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है अभी, ये जो रोज हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो आपके पास कॉलम्स हैं ये सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात पे कोई इशू? नो सर। सही है। अच्छा अब मैं कहता हूं 95। ये 95 किसके मार्क्स हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स हैं? Second student, third subject. एक्सीलेंट। 95 सेकंड स्टूडेंट थर्ड सब्जेक्ट। अच्छा अगर आप ये बोलें थर्ड सब्जेक्ट सेकंड स्टूडेंट तो थोड़ा सा ये ऑड सा लगता है ना। पहले क्या बोलना है, स्टूडेंट और फिर उसका सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा सही लगे। जब मैं ये कहता हूं कि ये, तो हम क्या कहेंगे, ये किसके मार्क्स हैं? हाँ बेटा बोले ना Fourth मेरा बच्चा। student फोर्थ स्टूडेंट for first फर्स्ट subject. सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रोज को पहले बोल रहे हो और कॉलम को बाद में बोल रहे हो। एनी ऑब्जेक्शन? तो मैं कह सकता हूं कि मार्क्स रो कॉमा कॉलम, इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, तो सही है। जिस तरह मैं कहता हूं कि मार्क्स 4,1 जो है ये क्या है भाई, 80 है। मैं कहता हूं मार्क्स 2,3 ये क्या है भी, 95। मैं कहता हूं मार्क्स हाँ, अब इसका एड्रेस क्या होगा भाई, 90 का एड्रेस क्या बोलोगे आप, क्या क्या लिखोगे? मार्क्स Third 3,2। student subject. कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन बेटा? Yes, sir. नो सर। अच्छा ये जो 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? Index. इंडेक्स कहते हैं। और ये जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है इसको टेक्निकली क्या कहते हैं हम?
Index. इंडेक्स। तो कितने इंडेक्स हो गए यहाँ पर? 2. 2। तो हम कहेंगे दिस इज 2D अरे। ये इस अरे को हम क्या कहेंगे? 2D अरे। आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा कि हम जब ग्राफ पेपर में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर आप लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं सिर्फ, तो हम कहेंगे ये वन डायमेंशन है। आप ऐसे भी ग्रो कर रहे हैं और ऐसे भी ग्रो कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, आप ऐसे भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि ये 2 डायमेंशन के अंदर ग्रो कर रहा है, तो ये 2D हो गया। सही। तो ये वाला अरे क्या कहलाएगा? 2D अरे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम, हाँ, तो ये कौन सा अरे? इसमें कितने इंडेक्स हैं? 1D, because only one index. हाँ, तो अब हम इसको कहेंगे कि 1D अरे। तो क्या मतलब हुआ? 2D अरे हैज 2 indices, one for row, other for column। ठीक है। 1D अरे has one index for rows। Any objection? यहां तक कोई बात मेरे बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब बहुत स्पीड से जा रहे हैं भैया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं एक अरे बनाना है नाम का, उसमें 5 नेम इनपुट लेना है। क्या कह रहा हूं मैं? डिक्लेयर एन अरे नेम टू स्टोर एंड इनपुट एंड स्टोर नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स। सही। तो अब क्या करेंगे बेटा? कैसे बनाएंगे अरे? कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम लिखेंगे डिक्लेयर Index integer. इंडेक्स इंटीजर, डिक्लेयर Marks. नेम है ना, नेम नेम अच्छा. नेम अरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग। एनी ऑब्जेक्शन? One एनी comma ऑब्जेक्शन? five means it has. What does 1,5 mean? It has. इट हैज 5 names, like 5 5 groups. नेम्स, राइट। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है, इस ये 1 जो है ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स है और 5 जो है वो लार्जेस्ट इंडेक्स है। देखिए, ये अगर मैं अरे बना रहा हूँ, ये जो अरे बना रहा हूँ, इस अरे में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इस इंडेक्स में पहला सबसे छोटा इंडेक्स क्या है? इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है अंदर आपने कोई अरे बनाया हुआ है मास का, आपने कहीं पे लिखा है 90, 80, 70, 30, हाँ, 60, हाँ, या आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 80, 90। तो अंदर वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है? 1। और 1. लार्जेस्ट इंडेक्स क्या है? 5. 5।
जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड, जो लार्जेस्ट इंडेक्स है इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। समझ में आई मेरे बच्चे? अच्छा, अब आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट लेने हैं। तो आप लूप चलाओगे। आप क्या लूप चलेगा अभी? आपका लूप चलेगा For फॉर index इंडेक्स 1 to 5, 1 to 5, फिर आप input, लिखोगे इनपुट enter name, एंटर नेम name index, नेम इंडेक्स, फिर आप लिखोगे नेक्स्ट इंडेक्स। सही? एनी ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन बेटा? No, sir. नहीं, गुड हो गया। अच्छा भाई, सही। चलो, सही। अब आपसे कहते हैं डिक्लेयर अरे टू इनपुट एंड स्टोर मार्क्स ऑफ these students in 3 subjects। सही? तो अब क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे? डिक्लेयर मार्क्स। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? अरे होगा। हाँ भाई, कितनी रोज होंगे भाई इसमें? हाँ बेटा, कितनी रोज होंगी? 1 to 3. नहीं, रोज रोज। सब्जेक्ट 3 है, स्टूडेंट तो Rose 5 है ना। 5. हाँ, तो Rose क्या 5, लिखेंगे? 3. 1 कॉलन 5। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखें, पहले क्या आता है रोज, उसके बाद आता है कॉलम्स। ऐसा बनेगा ना? अरे Yes, sir. है ना, ऐसा बनेगा। तो पहले रोज आएगी 1 से लेके 5 तक, और फिर कॉलम आएंगे 1 से लेके 3 तक, कॉमा 1 कॉलन 3 ऑफ इंटीजर ले लें या रियल ले लें, जो भी ले लें। सही? सही बेटा? अब यहां पर आपको 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, क्योंकि अब आपके पास 2 इंडेक्स हैं। तो एक इंडेक्स हो जाएगा रो और एक इंडेक्स हो जाएगा कॉलम। सही? पहले तो हम ये वाला लूप चलाएंगे, जो किसके लिए? रो के लिए। हम लिखेंगे फॉर रो इक्वल्स 1 to 5। सही बेटा? अच्छा, अब एक रो में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो एक और इसी लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, फॉर कॉल इक्वल्स 1 to 3। अब इनपुट ले लेंगे हम, इनपुट सर आप रिपीट कर सकते हैं? एंटर भी करते हैं मार्क्स। अब क्या होगा, मार्क्स के अंदर पहले क्या लिखेंगे हम? हमें मालूम है, पहले हम लिखते हैं रो और फिर लिखते हैं कॉल और फिर नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स तो नेक्स्ट कॉल हो गया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स तो नेक्स्ट रो हो गया। देखो बेटा, हमने कहा कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम इनपुट लेने हैं,
तो हमने क्या किया, एक अरे बनाया, डिक्लेयर नेम अरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग, फिर हमने कहा फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 5। ये इंडेक्स जो है बेसिकली किसके लिए है, ये रोज के लिए, ठीक है। और इनपुट ले लिया हमने नेम इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास स्टूडेंट तो 5 हैं, लेकिन हर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में अपियर हो रहा है। तो अब आपका जो मार्क्स का अरे होगा, उस मार्क्स के अरे के अंदर आपको बताना होगा कि कितनी स्टूडेंट्स हैं, यानी कितनी रोज हैं, और ये बताना होगा कितने सब्जेक्ट्स हैं, यानी कितने कॉलम्स हैं। हमेशा हमने रूल ये बनाया था कि पहले हम रो लिखेंगे और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब मैंने कहा फॉर रो इक्वल्स 1 to 5, तो ये क्या होगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। लेकिन हर, यानी स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 5 तक जाएगा, लेकिन हर स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में अपियर होना है। हर स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में अपियर होना है, तो फिर आपको उस लूप के अंदर एक और लूप लगाना होगा, और हम चलाएंगे फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 2 3, और फिर इनपुट ले लेंगे एंटर मार्क्स और मार्क्स, और हमने पहले ही रूल डिसाइड किया था कि पहले हम रो लिखते हैं और बाद में हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। सर हाँ, इनको रो और कॉलम के बजाय हम सब्जेक्ट और बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं सब्जेक्ट कि आप ये बना दें कि आपने क्या लिखा, आपने कहा फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 to 5, फिर आपने कहा हर स्टूडेंट के लिए आपने कहा और फॉर सब्जेक्ट सब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, और फिर आपने इनपुट ले लिया मार्क्स, ठीक है, और क्या लिखा आपने, पहले स्टूडेंट स्टूडेंट और कॉमा फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और फिर हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट किया। जब एक स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट हो गए, तो फिर हमने कर दिया नेक्स्ट स्टूडेंट। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम इसको हम यूज कर रहे हैं रो के लिए, और ये जो है इसको हम यूज कर रहे हैं कॉलम के लिए। सही। लेकिन आपके पास ये हो सकता है कि वो बोल दे कि 50 एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय की 3 महीने की पे लिखनी है, 30 शॉप्स हैं और हर शॉप की 6 मंथ्स की आपको सेल लिखनी है ना। तो अब वहां पे तो स्टूडेंट या सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो वहां पर हमारे लिए क्या बेटर रहेगा कि हम रो और कॉलम लिखें। तो अगर हम रो और कॉलम का अगर वेरिएबल यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हर सिनेरियो में एडजस्ट हो जाएगा। वरना फिर आपकी मर्जी है, वैसे आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो चीज आपके लिए इजी हो। अब अगर आपके पास ये कहता है कि 50 एम्प्लॉयज हैं और हर एम्प्लॉय की 4 मंथ की सैलरी हो, तो आप क्या करोगे, आउटर लूप लोगे फॉर एम्प्लॉयज इक्वल टू 1 to 50, और इनर लूप लोगे फॉर मंथ इक्वल टू 1 to 4, है ना। आपसे कहते हैं भाई हमारे पास 100 शॉप्स हैं, हर शॉप की 6 मंथ की पे निकालनी है, 6 वीक्स की आपको जो है वो सेल कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले चलाओगे फॉर शॉप इज इक्वल टू 1 to 100, और फिर आप लूप चलाओगे उसके अंदर फॉर वीक इक्वल टू 1 to 6। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, यस ठीक सर। है। तो आप रो और कॉलम के बजाय अपने जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग। ये है हमारा 2D अरे। अब अगर ये इनपुट लिया है, मैं कहता हूं आउटपुट दे दो, तो हम आउटपुट भी दे सकते हैं। हम किस तरह देंगे आउटपुट, हम कहेंगे फॉर स्टूडेंट इक्वल्स 1 to 5 फॉर सब्जेक्ट
इक्वल्स 1 2 3 आउटपुट मार्क्स। अच्छा, आपसे कहता है कि नहीं नाम भी देना और मार्क्स भी देना। नहीं नाम नहीं, अभी नहीं नाम देते, बाद में देंगे। आउटपुट आपने कह दिया मार्क्स। पहले आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट का नाम, student and then subject. देन सब्जेक्ट। फिर आप कहोगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर आप कहोगे नेक्स्ट Next student. स्टूडेंट। सर अब आप ये आउटपुट का लूप बना रहे हो। ये आउटपुट का लूप बन गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का लूप बन गया। अच्छा, एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि हमने लूप के अंदर लूप लिया है। अगर हम लूप के अंदर लूप ले लें तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों? Yes, sir. देखो भाई, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमसे कहते हैं कि भाई हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम, मार्क्स और क्लास इनपुट लेने हैं, तो हमने क्या किया, 3 डिफरेंट अरे बनाए। 3 डिफरेंट अरे इसलिए बनाए कि इनकी डेटा टाइप डिफरेंट है। एक अरे में एक ही डेटा टाइप का डेटा आ सकता है, एक से ज्यादा डेटा टाइप का डेटा आ नहीं सकता। तो हमने क्या किया, नेम का एक अलग अरे बना लिया, मार्क्स का अलग बना लिया, क्लास का, अच्छा क्लास और नाम का एक ही अरे बना सकते थे हम, 2 कॉलम वाला। ठीक है ना, क्योंकि नाम और Yes. क्लास दोनों के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अच्छा, अगर हमारे पास इस अरे के अंदर सिंगल कॉलम होगा तो हम कहेंगे कि ये 1D अरे है। ठीक है। अच्छा, 1D अरे को एक्सेस करने का मेथड क्या होगा, 1D अरे को एक्सेस ये करेंगे, इनपुट लेंगे, आउटपुट देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप चला देते हैं, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 5, और फिर इनपुट लेना है तो इनपुट ले लिया, आउटपुट लेना है तो आउटपुट दे दिया, हमने नेम इंडेक्स कर दिया। जब भी हमने नेम का वर्ड लगाया तो उसके साथ में इंडेक्स बताया, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि कौन से सेल का डेटा आउटपुट देना है, क्योंकि जब अरे बनाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो अब हमें स्पेसिफाई करना होता है कि किस सेल का डेटा आउटपुट दे रहे हैं। तो जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो सेल 1 का आउटपुट देंगे, इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो सेल 2 का आउटपुट देंगे, 3 को 3 और 4 को 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर Yes. उसके बाद हमने कहा कि अगर हमसे कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा अरे बना सकते हैं जिसके अंदर 3 कॉलम आ जाए। जब 3 कॉलम आएंगे तो हर कॉलम का एक इंडेक्स होगा। तो हमारे पास 2 इंडेक्स आ जाएंगे, एक इंडेक्स हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा इंडेक्स हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर रो और कॉलम 2 इंडेक्स हो गए तो इसको हम कहेंगे 2D अरे। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, 2D अरे। Clear. अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2D अरे के अंदर जब भी बात होगी तो सबसे पहले हम रो का एड्रेस लिखते हैं और फिर कॉलम का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये वाले 90 का एड्रेस क्या है, तो आप ये कहोगे 3,2, क्योंकि इस 90 का रो 3 है और इस 90 का कॉलम 2 है। तो आप ये कहोगे कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है मार्क्स 3,2। सही। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये तो हमने देख लिया था इनपुट लेना आउटपुट देना। फिर हमने देखा कि अगर हमें एक 2D अरे के अंदर मार्क्स को इनपुट लेना है या 2D अरे के अंदर मार्क्स को आउटपुट देना है, तो फिर हमें 2 इंडेक्स डिक्लेयर करने होंगे, एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक कॉलम को। अब ये अपने सिनेरियो के हिसाब से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम स्टूडेंट और सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हम शॉप और वीक नंबर ले सकते हैं। हाँ, जैसे हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय पे ले सकते हैं, आप जो चाहे ले लें। हमने क्या किया है कि रो पहले हम आउटर साइड पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसको हम कहते हैं ये आउटर लूप है। जो नेस्टेड लूप की बात होती है, तो नेस्टेड लूप में
जो पहले लिखा हुआ है इसको आउटर लूप कहते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये इनर लूप। आउटर लूप हमेशा रो के लिए होगा और इनर लूप हमेशा कॉलम के लिए होगा। ये हम रूल हमारे डिसाइडेड है। अब इसके अंदर हमने जैसा स्टूडेंट और सब्जेक्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 to 5, फॉर सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 to 3। इनपुट लेना है तो इनपुट ने मार्क्स स्टूडेंट कॉमा सब्जेक्ट, आउटपुट देना है तो आउटपुट मार्क्स स्टूडेंट कॉमा सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट और फिर नेक्स्ट टू। यहां तक कोई बात जो आपकी समझ में नहीं आई हो? नो सर। सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. अमानी, अमानी, जी सर। आमना, यस सर। नतालिया एंड अनाया। नतालिया, हेलो नतालिया, नतालिया आर यू हियर? नतालिया है नहीं है? नो सर। हैं? आई तो थी वो, ज्वाइन तो किया था नतालिया ने। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? नो सर। अगला टॉपिक पढ़ना है, लीनियर सर्च। हिम्मत है? यस सर। सर हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं मुश्किल करूंगा। हम कहते हैं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, ईच स्टूडेंट is appearing in 5 subjects. Declare appropriate arrays and input and store data in the arrays. ठीक है, अब ये बताएं कि यहाँ पर कितने अरे बनेंगे? 2D अरे बनेगा सब्जेक्ट के लिए, और स्टूडेंट का एक अरे बनेगा। नेम का अरे बनेगा। नेम भी इनपुट लेना है ना, लिखा है ना, देयर आर 30 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज अपियरिंग इन 5 सब्जेक्ट, डिक्लेयर अरेज टू इनपुट एंड स्टोर। हाँ मैं लिखना भूल गया। इनपुट एंड स्टोर नेम and marks of these students। सही है? तो अब दो अरे बनेंगे, एक नेम के होगा, इसमें सिंगल कॉलम आएगा, 1D अरे होगा। एक मार्क्स का होगा, ये इसमें 5 कॉलम्स होंगे तो ये 2D अरे होगा। अब कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, सॉरी अरे। पहले इंडेक्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे? एक ही बात है, 1:30 सो ऑर्डर ऑफ डजंट मैटर? स्ट्रिंग। हाँ मेरा Sure. बच्चा, ऑर्डर डज नॉट मैटर? नहीं ऑर्डर इज नॉट। ठीक है, सर 30 स्टूडेंट। मार्क्स अरे का करेंगे ना, 2D अरे मेरा बुक्स बच्चा, वाला। अब मार्क्स का बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे? डिक्लेयर मार्क्स अरे, वो कॉलन मार्क्स अरे अरे 1:30 and then 1:1:5। ऑफ इंटीजर। रियल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको इंडेक्स चाहिए सर होंगे। हाँ मेरे बच्चे, इंटीजर और रियल में डिफरेंस क्या था? इंटीजर में होल नंबर आएगा और रियल के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट के साथ नंबर आएगा, 7.5, 9.2, हाँ 8.3। तो हमारे पास जो मार्किंग करते हैं तो उसमें हम रियल नंबर में मार्किंग नहीं करते, हमेशा होल नंबर में करते हैं, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन किसी बोर्ड पर अगर
होल नंबर में मार्किंग रियल नंबर में हो रही है तो वहां पे फिर रियल चलेगा। सही है। अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक स्टूडेंट के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए। ये इंटीजर होंगे और ये दोनों बेसिकली इंडेक्स हैं। सही। फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, हम लूप चलाएंगे। हम कहेंगे फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट 1 2 इक्वल 30। 1 to 30 और हम स्टूडेंट का नाम इनपुट ले लेंगे। इनपुट एंटर एंटर नेम और नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम इंडेक्स। नेम इंडेक्स, या इंडेक्स को हमने स्टूडेंट बोला है ना, नेम को हमने स्टूडेंट बोला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक स्टूडेंट का नाम आ गया, अब इसके मार्क्स इनपुट लेंगे। तो मार्क्स के लिए फिर हम लूप चलाएंगे फॉर सब्जेक्ट इक्वल्स सब्जेक्ट टू 1 to 1 2 5 5। इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक है। अब ये क्या है, मार्क्स एक 2D अरे है, तो पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट कॉमा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी पहले हम लिखेंगे रो और कॉमा कॉलम। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट। सर आपने मार्क्स स्टूडेंट सब्जेक्ट क्यों लिखा है? ठीक है। ये हमारी क्या है, रो है और ये हमारा कॉलम है और मार्क्स हमारा 2D अरे, मार्क्स हमारा 2D अरे है। ठीक है। मार्क्स हमारे पास क्या है, ऐसा चल रहा है, ये मार्क्स है हमारे पास 1 2 3 4 30 और ये 1 2 3 4 ये सब्जेक्ट्स हैं 5। सही है बेटू। ओके आई गेट इट। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपको 2-3 दफा देखनी होगी, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे, वहां से अरेज के नोट्स डाउनलोड करोगे और उनको सॉल्व करोगे। और इसके अलावा आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करोगे तो फिर मैं बाइकिया के थ्रू आपको नोट सेंड कर दूंगा। अमानी को बोल रहा हूँ और ओके सर। आमना को, ठीक है ना, किसी एक के पास भेज दूंगा और दूसरा वहां से उठा ले। सही है। ओके चलें बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। अब इसको 2-3 दफा देखना होगा, फिर आपकी समझ में आएगी बात। सर इसके बाद हम ठीक। आउटपुट नहीं ओके। करेंगे? आउटपुट अगर बोलता तो करते। ओ ओके आगे हमने तो खाली इनपुट का क्वेश्चन लिखा था ना, ओके हमारा अगर रूल है। आउटपुट करना भी हो, हाँ हाँ, बोले बोले। अगर आउटपुट करना भी हो तो सेम ही ऐसे लिखें, बस इनपुट के बजाय आउटपुट लिखेंगे, बस राइट? खाली। अच्छा भाई देखो, हमारे पास रूल है बी स्पेसिफिक टू क्वेश्चन। आपको अपने एग्जामिनर को ये बताना है कि उसने जो क्वेश्चन किया वो आप उसका आंसर आपको मालूम है। आपको ये नहीं बताना है कि आपको क्या क्या आता है। आपको ये बताना है कि आप उसके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग की एक कैपेबिलिटी है और आप उसका आंसर जानते हैं और आप उसका आंसर दोगे। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इनपुट की बात की थी तो आप आउटपुट का काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को बड़ा क्लियरली पढ़ना होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि वैल्यूज आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन अरे, राइट एन एल्गोरिथम टू गिव आउटपुट। जब वो ये बोल रहा है कि वैल्यूज आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे पहले से बना हुआ था, तो आपको डिक्लेयर वही करने की नीड नहीं है ना। अरे पहले से बना हुआ था तो आपको डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। अरे में वैल्यूज पहले से लिखी हुई थी तो आपको इनपुट लेने की भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आउटपुट देना है। तो अब आपका आउटपुट का जो प्रोग्राम चलेगा वो क्या चलेगा, ये वाला। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑलरेडी स्टोर्ड, ऑलरेडी स्टोर्ड,
तो इसका मतलब है कि पहले से इनपुट लिया हुआ है, पहले से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप ये वाला पार्ट आपका नहीं चलेगा, नहीं लिखोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे और जहां इनपुट है इसकी आप क्या लगा दोगे, आउटपुट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. आप क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि क्या वो एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्या वो ये बोल रहा है कि आप अरे डिक्लेयर करो, या वो ये बोल रहा है अरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, क्या वो ये बोल रहा है कि इनपुट लो, या वो ये बोलना चाह रहा है कि डेटा इज ऑलरेडी इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आया है हमारे पास फेब मार्च में, फेब मार्च में इंडिया में पेपर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 2, देखिए बेटा अब क्या कह रहा है ये, There's a 1D array, team name, and there's 2D array, team points. हाँ देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, अब ये कह रहा है यू ये बोल रहा डोंट है नीड टू already been डिक्लेयर stored. अरेज, क्या कह रहा है, आपको अरे डिक्लेयर नहीं करना। दूसरी बात इसने बोला है It has already been stored. अरेज एंड वेरिएबल हैव ऑलरेडी बीन सेटअप, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कैलकुलेट करना है टोटल, काउंट करना है नंबर ऑफ विंस, आउटपुट देना है नेम, ये फाइंड करना है हाईएस्ट टोटल लोएस्ट टोटल। यहां का इसने बोला इनपुट लेना है, इसके अंदर कहीं बोला है मेरे बच्चे इसने इनपुट लेना है, नहीं बोला है, तो आपको इनपुट नहीं लेना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेसिमेन पेपर 1 ए, हाँ क्या कह रहा है बेटा, यूजिंग अ सिंगल लूप राइट एन एल्गोरिथम in pseudocode to output 50 name that have been stored in the array name, have been stored, क्या मतलब हुआ, Already input हो गया ऑलरेडी declare. स्टोर है, डिक्लेयर किया। तो अब आप कोड क्या लिखोगे भाई, सर फिर लिखेंगे लिखना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? डिक्लेयर खाली इंडेक्स को करना पड़ेगा, अरे तो बना हुआ है, अच्छा, डिक्लेयर इंडेक्स इंडेक्स इंटीजर, Student. ठीक है। फिर क्या करोगे, फॉर फॉर Index इंडेक्स 1 to 50. 1 to 50. 50 Output. student name, आउटपुट अच्छा student names. output name, नेम इंडेक्स। index. देखो नाम इसमें नेम लिखा हुआ, नेम्स नहीं है, यहाँ देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ, सिर्फ नेम लिखा है, Name. output name है। नेम है, तो आउटपुट क्या करेंगे, नेम, नेम इंडेक्स, और फिर क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट नेक्स्ट Next. Next index. सही है मेरे बच्चों, यस, चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सी सर। यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ओके, Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।